नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। हम न्यूज इंडिया के लोग इसके जरिए लगातार आप सबसे मुखातिब होते रहते हैं और पर्दे के पीछे या फिर पर्दे के सामने जो लोग एक साथ काम करते हुए न्यूज को प्रेजेंट करते हैं, वैसे सभी लोगों को आपके सामने एक एक कर ला रहे हैं। और हमने अपने बारे में भी बताया था और साथ ही साथ अपने सहयोगी के बारे में भी लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आज आपको बताते हैं कि पर्दे के सामने से न्यूज को दिखाने का, बताने का, प्रेजेंट करने का हुनर जिनके पास है वो है चारुल शर्मा एंकर। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। चारुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा अपने अनुभवों के बारे में बताइए। चारुल के बारे में आपको बता दें, सबसे पहले हम बताएं कि ये मेरठ से आती है, यानी कि क्रांति भूमि से, और क्रांति भूमि की वहां से होने की वजह से शायद पत्रकारिता की तरफ इनका रुझान हुआ, क्या कुछ ऐसा है? मैं सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं अपनी जो मेरी जर्नी रही है उसकी शुरुआत करती हूँ। करुण, मैं मेरठ आई, लेकिन क्योंकि ये वो मंच है जहाँ पर हमारी जो मूल पहचान है हम उसे भी एक मौका दे रहे हैं ताकि लोग उसके बारे में जाने। मैं बेसिकली जो मेरा जन्म हुआ वो बुलंदशहर से बहुत आगे जाके गांव पड़ता है जरगवा। तो इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो गांव के लोग हैं उनकी हमेशा शिकायत रही कि हमारा गांव का नाम कभी किसी ने सुना नहीं है इतना ज्यादा। तो क्योंकि हमारा जो चैनल है वो हमें एक मंच दे रहा है, इसलिए मैं बताऊं कि मैं जरगवा से हूँ। वहां से क्योंकि पापा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है तो ट्रांसफर पोस्टिंग रहती थी। एक बार पोस्टिंग जो हुई वो मेरठ हुई, तो फिर हम लोगों ने मेरठ में ही रहने का मन बना लिया। मेरठ में मेरी पढ़ाई हुई, मेरठ पब्लिक स्कूल में। उसके बाद फिर स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मैं जैसा कि ऑफ स्क्रीन आपको पता ही है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। इतना ज्यादा बोलती हूँ कि मेरी बातों को सुनने में मेरे घर वाले सबकी बोलती बंद कर देती हूँ। हाँ देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई मेरी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। मुझे बोलने से मतलब है, मैं बोलती रहती हूँ। और इसीलिए जितने भी जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली भी, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे मेरे बोलने से, तो सब लोगों ने कहा कि तुम जॉब जहाँ पे भी करोगी तुमको टर्मिनेट किया जाएगा और रीजन एक ही होगा कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। मीटिंग्स में भी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बस एक शिकायत होती है कि बोलती बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोलती है। इसलिए मुझे सबने सजेस्ट किया कि तुम एक ऐसा प्रोफेशन चुनना कि तुम्हारे बोलने से किसी को तकलीफ ना हो। फिर लोगों ने उसे और मॉडिफाई करके बोला कि ऐसे किसी जगह काम करो कि तुम्हें बोलने का पैसा मिले। तो सोचा कि कहीं पत्रकारिता में ही चल पड़ूं। बस वहीं से मुझे आइडिया आ गया था, अब तो पत्रकार बनना है। अब मैं बोलती भी हूँ, लोग सुनते भी हैं, चॉइस कोई नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं आपको अब ये भी क्लियर कर दूं कि जब मैं स्टूडियो में होती हूँ या कैमरे के सामने होती हूँ तब इतनी बकवास नहीं करती हूँ। तब तो नाप तोल के जो भी हकीकत होती है, जो भी सच्चाई होती है खबरों की, वो मैं बताती हूँ। लेकिन पत्रकारिता चुनने का एक रीजन यही था कि मैं बोलती बहुत ज्यादा थी। नहीं, आप बोले, खूब बोले। लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम आम लोगों के लिए बोलते हैं। आम लोगों की आवाज जितना उठाएंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ से हम वही शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए लोग चाहेंगे कि आप बोलती रहिए, खूब बोलिएगा, कहीं भी चुप होने की जरूरत नहीं है। किसी भी दबाव में हम नहीं आने वाले। नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। आप देखिए ना कि मेरे को जनरली बोलने का पैसा मिलता है, मैं आप लोगों से फ्री में बात करती हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं इस मामले में। नहीं, पैसा तो मिलता ही है, पैशन भी है। पैशन कंबाइंड विद पैसा तो अपने आप में एक जुनून बन जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम न्यूज इंडिया के लोग तो एक अलग अंदाज में सामने आ ही रहे हैं। नहीं, फिर मेरा जवाब रह गया ना, फिर मैं आगे का बता रही थी। अच्छा। फिर मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। फिर मैं स्कूल के बाद कॉलेज पहुंची। कॉलेज में थोड़ा स्कूल में मैं एक बात बताना भूल गई, मैं मार्शल आर्ट्स की प्लेयर थी और स्पोर्ट्स में मैं बहुत थोड़ा दूर हो जाता है। हाँ। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। मेरी आवाज यहाँ पे पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो मार्शल आर्ट्स में मैं रही हूँ और आपको वैसे प्राउड फील होना चाहिए कि मैं नेशनल भी खेली हूँ और मुझे मेडल्स भी मिले हैं। तो अब आप वो दूर रहने वाली बात पे मतलब यकीन कर सकते हैं और उस पर अमल भी कर सकते हैं। नहीं, इसलिए मैं जा रहा था कि मार्शल आर्ट्स में और कहाँ आप गई, किस तरह का अनुभव रहा, जरा ये भी बताइए। मेरे केरल में मेरा सबसे पहला नेशनल था, तो उस वक्त मुझे एक डर था क्योंकि मैं नेशनल रिप्रेजेंट कर रही थी, अपनी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही थी बेसिकली। तो फैमिली की उम्मीदें जितना आप ऊपर जाते हो उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं इतना दूर केरल गई थी तो पापा ने कहा था, बेटा कोई भी मेडल आए ना पर ले आना। इतना दूर जा रही हो तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू से आ गए थे। मतलब सेंटी मोमेंट था वो मेरे लिए। मतलब बातों से तो मारती ही हैं, वो हाथों से भी मारती हैं। बच के रहना होगा लोगों को, दोनों तरह से मारते हैं। जबरदस्ती इनका। फिर मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में सर क्योंकि मैं थोड़ा वो जूडो वाली चीज निकली नहीं थी है ना,
जाते फर्स्ट ईयर में फर्स्ट वीक में मेरे सीनियर से पंगे हो गए थे। तो थोड़ा कभी किसी को एक बार मतलब ऐसे थप्पड़ मार दिया, तो किसी से लड़ ली थी। तो सर ने कहा कि इस लड़की का प्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर में ही मेरे लिए ऐसा ढूंढा गया था जहाँ पे भी वैकेंसी होती थी। सर कहते थे चारुल तुम जाके अप्लाई करो एक बार। अरे ये हाथ पैर का इस्तेमाल अब बंद किया है कि नहीं किया है? नहीं, अभी भी बंद नहीं है। अच्छा, जो मेरे दोस्त है उन्हें पता है कि कंट्रोल। मैं मतलब हाथ पैर चलाती रहती हूँ, तभी बातें होती है मेरी। हाँ। उसके बाद फिर कॉलेज गई। कॉलेज से मेरठ में जो एक लोकल चैनल है सिटी हलचल, वहां से मैंने शुरुआत करी। वहां पे जो मेरे गुरु थे अभिषेक सर, कितनी हलचल वहाँ पर मची? बहुत ज्यादा हलचल मची। पहली बारी जब मैं गई थी तो मुझे इंटर्न रखा था, बट सर ने देखा इतना बोलती है। और वहाँ पे एक शो जाता था फैशन मंत्रा, उसमें मतलब बेसिकली ऐसा होता था कि आधे घंटे कंटिन्यू आपको बोलना है फैशन के बारे में। तो सर ने बोला कि तुम बोल लोगी, एक बार देना ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दिया। तो सर ने कहा था कि कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपको बोलना है। और मैं बोले चली गई। तो सर ने कहा इतना टाइम हो गया, तुम ही जाना कर सी, तुम ही करना। तो सर क्योंकि कट करना भूल गए, तो मैं क्योंकि बोले जा रही थी वो होता है ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो सर भी सुनने लगे। तो सर ने कहा नहीं तुम अच्छा करोगी, तुम जाओ। तो वहां से सिटी हलचल में मैंने शुरुआत करी। 1 साल मैंने वहां पे काम किया। फिर सुभारती आई। सुभारती का एक लोकल चैनल था, डिवोशनल चैनल, उसमें भी मैंने फिर एंकरिंग करी। फिर एक चैनल आया था इंडिया क्राइम, उसमें मतलब एक श्रीनिवास सर थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि आपको एंकरिंग करनी चाहिए। वहाँ पे एक और बड़े नाम थे, लेकिन उनका मैं जिक्र यहाँ नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था एंकरिंग के लिए। उसके बाद फिर मैं हिंदी खबर आई। हिंदी खबर में अब क्योंकि इससे पहले मैं ऑफलाइन एंकरिंग करती थी, लाइव का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो सर ने बोला तुम लाइव एंकरिंग कर सकती हो? मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं कर सकती तो मुझे मौका नहीं मिलता। तो मैंने हाँ कर दिया। कॉन्फिडेंस का इंतहा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो मैंने हाँ कर दिया। और उस टाइम मैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज मुझे नहीं थी, तो ऑन स्क्रीन चली गई। वहाँ पे खबर आई थी उस टाइम रामगोपाल यादव की। तो मैं उसको रामगोपाल वर्मा ने ये कहा, रामगोपाल वर्मा ने ये कहा, मैं जोर जोर से बोले जा रही थी। तो सर ने आगे मेरे कान में बोला पीसीआर से, क्या कर रही हो ये चैनल में, क्या ये सब बोले जा रही हो, वो रामगोपाल यादव है जिसको वर्मा बना रही हो तुम। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो थे वो काउंट होते गए। फिर मैं सहारा गई। सहारा में मैं 4 साल रही हूँ। लेकिन एक अच्छी चीज मैं बताती हूँ कि जो मैंने जिक्र किया कि एक श्रीनिवास सर थे मेरे साथ, वो उस वक्त मेरे साथ चैनल हेड हुआ करते थे इंडिया क्राइम में। लेकिन बाद में वही जो सर थे जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि मुझे एंकरिंग करनी यहाँ चाहिए। रुकूंगा। वो सारी चीजें जो यहाँ पे खामियां, जो इस तरह से नाम में भूलना, ये सब, इसको आपने फिर आगे सीखा कि अब किसी तरीके से इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, ये इसको साथ में आप ले जाती है? नहीं, वो तो मैंने फिर सीखा ना। उसके बाद ही तभी तो मैं यहाँ तक आई आप लोगों के साथ। इसके बाद वैसी गलती नहीं होगी। एक बार तो गलती हो जाती है, सबसे होती है। हाँ, फिर उस गलती को दोहराना नहीं है। इंसान हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए कि राजा भैया का एक इंटरव्यू आपने किया। हाँ। और राजा भैया जैसे कोई जिक्र करता है तो कहता है भाई वो मगरमच्छ वाले, उनके तो तालाब में मगरमच्छ पड़े रहते हैं, और ये तो उसके बारे में जरा कुछ बताइए। मैं बताऊं, मुझे राजा भैया के मैंने इंटरव्यूज बहुत बार देखे थे। और मैं बहुत छोटी थी जिस वक्त उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। 1993 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब मेरा जन्म हुआ था। अब आप सोचो कि मुझे बचपन से आप एक कहानियां सुनते आते, तो मेरा मन था कि मैं राजा भैया का इंटरव्यू लूं। तो सर से बोला था चैनल में, तो सर ने कहा कि तुम कोऑर्डिनेट कर लो तो ले आओ जाके इंटरव्यू। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, कोऑर्डिनेशन हो गया। लोकसभा चुनाव उस टाइम थे, तो मैं चली गई इंटरव्यू लेने के लिए। जिस टाइम मैं वहाँ पहुंची हूँ तो वहाँ पे लगभग 2-3 हजार लोग उनके यहाँ पे, और राजा भैया के आने का वेट, क्योंकि उनके यहाँ पे तो उनका एक दरबार चलता है। जैसे मैं गई तो मैं कैमरामैन ने बोला कि आप ठीक हो? मैंने कहा क्या दिक्कत है? पर 2 मिनट बाद ही ना वो आवाज आई, जय रघुराज जय रघुराज, और मैं डर गई। मैंने कहा कोई बैकडोर एंट्री हो तो चल लो वापस, अब नहीं हो पाएगा। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया था कि ये तालाबों की कहानी बहुत सुनी है, घड़ियालों की कहानी बहुत सुनी है, तो ऐसा क्यों, दिखाओ ना पेन दिखाओ। तो जनरली क्या होता है कि 2 लोग आपको ऐसे माइक लेते हैं, तो मैंने कहा कि घड़ियालों की कहानी बहुत सुनी है। तो जैसे ऐसे किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब आप आई हैं, आपके कैमरामैन भी आए हैं। तो मैंने ऐसे वापस मैंने कहा कि हम वापस नहीं जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाके खुद देखिएगा कि जो तालाब है उनकी हकीकत क्या है, घड़ियालों की हकीकत क्या है। तो ऐसा था।
एक डर तो था उनका, बट लास्ट में जब उन्होंने तारीफ करके कहा कि आप अच्छा बोलती हैं तो फिर जान में जान आ गई थी। फिर से वो सामान्य वहाँ पर हालात हो हाँ, गए मैं थे। नॉर्मल हो गई थी। अब निर्भया मामले को भी आपने कवर किया था, वहाँ पर किस तरह का हाथरस एक्सेस था? हाथरस में मैं गई थी। उस वक्त मुझे अच्छा पहन वापस लेना था आपका। तो मैं हाथरस गई थी, हालांकि मेरे चैनल के हिसाब से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सीनियर्स थे। मैं ये कहूंगी कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं ही इकलौती काबिल लड़की थी, वैसे मैं अपने आप को काबिल मानती हूँ, लेकिन वहाँ क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स थे तो मुझे लगा कि उनमें से किसी को मौका दिया जाएगा। सडनली मुझे सर ने बोला कि तुमको कल सुबह हाथरस निकलना है। वहाँ का एक अनुभव ऐसा था कि जैसे जो चैनल के बड़े पत्रकार हैं, मैं अब तक जैसे राजा भाई का इंटरव्यू किया था तो वहाँ पे मैं अकेली थी, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे एक अलग से लाइनअप था। वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पे एक अलग ही चीज देखी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्टर बता देता है वो सच होता है, नो डाउट, लेकिन जब एक एंकर फील्ड में उतरता है तो हकीकत जो होती है, स्टूडियो में बैठ के हम जो बोल रहे होते हैं और जमीनी हकीकत जो होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाथरस में जाने के बाद जो हकीकत मुझे लग रही थी, जो मैं ट्वीट्स कर रही थी, वापस आके मैंने उन ट्वीट्स को डिलीट किया है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि हकीकत जो थी वो उससे अलग थी, जो कि हमें स्टूडियो में बैठ के लग रही थी। ये बात जो कही कि आप स्टूडियो में होते हैं और जब आप फील्ड में होते ग्राउंड हैं पे तो जाते अलग हैं होते तो वहाँ पर हालात अलग नजर आते हैं। तो जो लोग सुन रहे होंगे हमें, उनकी जानकारी के लिए जरा बताइए कि जब हम यहाँ से लाइव कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमारे टॉकबैक के जरिए, और जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, किस तरह के फर्क होती है, किस तरह के हालात देखो, में यहाँ पे क्या changes है होते कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे अभी हम स्टूडियो में हैं, हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि देखो ये मुद्दा है और इस पे बड़ी खबर है, हम बोल देंगे, क्योंकि हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन है जो हम सुन रहे हैं। सपोज मैंने किसी चैनल को देखा, अच्छा ये खबर है, उन्होंने जो अपडेट किया हम उसे मानते हैं कि हाँ यही सच है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे कोई हमें टॉक बैक पे बोलने वाला नहीं होता है कि सुनो चारुल, बस अब इससे आगे नहीं बोलना है, या चारुल ये चीज नहीं बोलनी है। बहुत नहीं, जब बचे लाइव हुए रिपोर्टिंग शब्द कर रहे हो तब उस वक्त तो चांसेस हैं, गुंजाइश है कि हाँ। यहाँ पर वो आपके टॉकबैक में बोले। लेकिन कभी बहुत से झगड़ा हो इस बात को लेकर? किस बात करेगी। यही किया आपने, ज्यादा करना चाहिए था, आपने कम किया। आपने जो यहाँ से हमने कहा था वो वहाँ नहीं किया। हाँ, थोड़े राजा बहुत भैया होते के हैं, इंटरव्यू ज्यादा के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब मैं मतलब करके आई थी तो हम लोगों का बेसिकली प्लान था कि एक जगह पे एक रूम में लाइनअप हुआ था हमारा, कि उनके घर पे बेलती में कुंडा गई थी मैं, तो वहां पे जाके कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसा ही इंटरव्यू होना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे रिपोर्टर को सर ने बोला था कि चुनावी कवरेज है तो उनके साथ गाड़ी में बैठ के आप जाइएगा और वहाँ पे कवरेज कीजिएगा। ये मुझे नहीं पता था, और जो मैं बोल रही थी वो बात मेरे रिपोर्टर को नहीं पता थी। वहाँ पे थोड़ा क्लैश हुआ था कि सर ने मुझे डांट दिया। मैं तो इतनी खुश हुई थी, मैंने कहा अरे बॉस का फोन आया है। हाँ सर, क्या करके लाई हो ये, तुमको बोला था कि हमने इतना सारा वो करना है, 1 घंटे का कम से कम होना था, तुमने आधे घंटे का किया। मैंने कहा सर उसके बारे में मुझे नहीं पता था। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और सारे लोगों से, इनफैक्ट जब आप फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पर होमवर्क बहुत जरूरी होता बहुत है, ज्यादा। और कोऑर्डिनेशन तो खैर जैसा कि हमने कहा वो होता ही है। किसानों का प्रदर्शन जो दिल्ली बॉर्डर पे अभी भी लगातार जो खबरें वो तो आती हैं, continue। उसका कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, मुझे अचानक हुआ था। एक्चुअली मेरे साथ क्या था कि मुझे रिपोर्टिंग का एक क्रेज रहता है कि आप मुझे कभी भी बोल दीजिए। तो मेरी 2 से 10 की शिफ्ट थी चैनल में, और सर ने अचानक बोला कि उस टाइम जब वो जो विधायक थे वहाँ पे नंदगोपाल, जब वो लोग वहाँ पे गए थे तो एक तरह से वहाँ पे माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। तो सर ने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे हो, तुमको तो वहाँ जाना चाहिए था। मैंने कहा सर आप मुझे बोलते तो मैं चली जाती। अब सर ने कहा कि 10 बज रहे हैं, चली जाओ। तो मैं तुरंत में कहा हाँ सर ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मैं तैयार हो गई। हालांकि सुबह फिर सर ने मुझे बोला कि काम करो, अभी लेट नाइट है, क्योंकि देखिए हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं करुण कि वहाँ पे इतना भी सेफ माहौल नहीं है कि एक लड़की या एक रिपोर्टर जो फीमेल है वो पूरी रात वहाँ पर रहे। क्योंकि जब मैं दिन में वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे ऐसे इश्यूज लगे, थोड़ा ई टीजिंग वहाँ पे ज्यादा है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, मुझे बाकी के रिपोर्टर्स का मैं इस चीज की कोई वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जनरली वहाँ पे किसान तो थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ अरे लोग चलो भीड़ में आ अरे जाते चलो हैं, हम भी बिल्कुल, देख बिल्कुल। लेते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और जो तो कहा जाता है कि किसान के वेश में कुछ वैसे हाँ, कुछ अराजक तत्व आ असामाजिक जाते तत्व हैं हैं वहाँ पर। वो आ तो जाते मैंने हैं। जो चीज फेस करी वो ये थी कि थोड़ा ईद टीजिंग वहाँ पे हो रही थी। तो इन सब चीजों की वजह से सर ने मुझे यही बोला था कि आप रात में ना जाके दिन में जाना। चलिए, प्रोफेशनल लाइफ तो खैर हो ही गई, कुछ और पर्सनल लाइफ के बारे में जाने, और किस चीज में इंटरेस्ट है, म्यूजिक वगैरह में गुनगुनाते मैंने सुना है, जरा उसके बारे में बताएं। गा दे सर लेके। नहीं, वो अच्छी गाते हो, और वो अपनी सिस्टर से जिस चीज को लेकर लड़ाई हुई थी, जरा उसके बारे में आप कुछ कह रही थी। वो एक्चुअली मेरी सिस्टर मार्शल आर्ट्स में है,
और वो क्योंकि मैं भी थी, वो मेरी सीनियर हुआ करती थी मार्शल आर्ट्स में। और वहाँ पे क्या होता था ना कि जैसे हम लोग भी मानते हैं सीनियर जूनियर, लेकिन मेरी सिस्टर हमेशा इस ताक में रहती थी कि हाँ ताक में रहती थी वो, मैं जानती हूँ बहुत शातिर है वो इस चीज में रहती थी कि आज जब मैं वो जाएगी वो शाम को, क्योंकि वो सीनियर हुआ करती थी मेरी, तो वो घर में मैंने कुछ भी करा हो वो उसका बदला मुझसे मैट पे ले लेती थी। हाँ जाओ 150 सिटअप्स लगाओ, 150 स्क्वाट्स लगाओ, ये करो वो करो। तो उसके साथ हमेशा, हालांकि वो साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, एंड शी डिजर्व्स अ क्लैप, बट उसके बावजूद उसके अंदर ये चीज रहती थी क्योंकि बहन वाली चीज नहीं जा सकती है, तो घर में जो भी मैंने कुछ भी किया वो जाके शाम को मैट पे बदला ले लेती थी। नहीं तो इन सब चीजों में नहीं लगा कि आपको भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए दीदी की तरह ही? स्पोर्ट्स में मेरा मन था, लेकिन करण हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जब आप एक बहुत बड़े प्लेयर बन जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन मिडिल क्लास से अगर आप आते हो तो इतना पॉसिबल नहीं है कि एक फैमिली दो बच्चों को अफोर्ड कर पाए। मेरे पापा बहुत अच्छा, उन्होंने हम दोनों को करवाया था, नेशनल इंटरनेशनल हम लोग खेले, लेकिन एक तो वो मेरे बोलने वाली चीज तो पता ही है ना मुझे जाना था इसमें, और फिर पापा ये भी चाहते थे कि वो कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि मैं दोनों चीजें चाह रही थी कि मैं स्पोर्ट्स में भी रह लूं, मैं यहाँ पे भी रह लूं। तो पापा ने कहा तुम एक चीज को चुन लो जो तुम चाहो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम जॉब भी कर लो, स्टडीज भी करती रहो, स्पोर्ट्स भी करते रहो। तो मैंने मार्शल आर्ट्स को छोड़ के जर्नलिज्म की तरफ। चलिए, हम न्यूज इंडिया के लोग अपनी पहचान भी बता रहे हैं, अपनी खासियत बता रहे हैं, जो पर्दे के पीछे है उसके बारे में बता रहे हैं, जो पर्दे के सामने है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जब ऐसा मौका आता है, जब हम अपने शहर के बारे में बताते हैं, जब हम अपने गांव के बारे में बताते हैं, तो कुछ कनेक्ट उससे लोगों से जुड़ने का, पुराने अनुभव, और अब यहाँ से तो हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे जैसा कि हम बताइए। मैं आपको बताती हूँ, मेरा गांव जो है जगमा, वहाँ पे अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मूलभूत सुविधाएं जिनका हम कह सकते हैं उनका अभी भी बहुत अभाव है। तो इसलिए मैं ये मेरी पूरी पर कोशिश रही। सरकारें तो दावा करती है कि हम तो हर जगह पहुंच रहे हैं, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ, आवास, शौचालय। ये दावे उतने ही सच्चे जितने 15 लाख का दावा था। नहीं ये अलग बात है, कोशिशें हर जगह होती अच्छा, है। तो मैं हम अपने आप शब्द कैसे वापस लेती हूँ, दावा उतना ही सच्चा है जितना 2 मिनट में मैगी बनने का दावा है। नहीं, दावे तो है, ये काम भी हो रहा है, लेकिन चलिए जहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है विकास की, हमारा फर्ज है, देखिए, बिल्कुल मैं हमारा दायित्व है कि देखिए, वहाँ तक कि वहाँ के लोगों की आवाज बने। ऐसा तो तो नहीं कैसे कि- कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, मतलब अभी अगर हम करें? कनेक्टिविटी तो हो जाएगी। मुझे लगता है कि देखिए आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर हो चुका है, तो वहाँ पे भी विकास पहुँच रहा है। मेरठ के बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बताऊं कि मेरठ, क्योंकि श्रवण कुमार ये वो जगह थी जहाँ पे चारधाम यात्रा जिस दौरान वो करा रहे थे, तो कहा जाता है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, पर कहते हैं कि श्रवण कुमार ने भी इस वक्त अपने माता पिता को वहाँ पर बिठा दिया था और कहा था कि मैं ही क्यों जिम्मेदारी लूं, और भी कोई ले लेगा। तो कहते हैं कि मेरठ के लोग जो होते हैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने भी कहा कि आप बस इस शहर से हमें बाहर निकाल दो, उसके बाद हम देख लेंगे। श्रवण कुमार की भी जो मतलब एक होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक पानी बदलने से जो विचार बदले थे वो ठीक हो गए थे। ऐसे ही मैंने भी अपने मम्मी पापा को, क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया था भी, मैंने भी अपने मम्मी पापा के साथ चारधाम यात्रा पूरी की थी, और ये मेरठ में हुआ। मतलब एक लड़के का फर्ज जो है, अगर कहा जाए तो लड़कियां कहीं से भी पीछे नहीं है, और बिल्कुल हम नहीं। न्यूज इंडिया के लोग तो कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। आपकी बातों को, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, वो हम तक पहुंचाते रहें, और हम भी न्यूज इंडिया के लोग जो भी पर्दे के सामने हैं, पर्दे के पीछे हैं, उनको आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।